जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सबों का अपने YouTube चैनल द एजुकेशन एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 8 मार्च 2021 को NTPC CBT 1 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। सारे प्रश्न आपके स्क्रीन पे जाएंगे, तो सबसे पहले आप उन प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा है, देखिए बोल रहा है कि दिए गए समीकरणों में प्रयुक्त आयताकार आकृति गणनाओं के एक समूह को निरूपित करता है जो सभी समीकरणों के लिए उभयनिष्ठ है। इसमें शामिल गणनाओं की पहचान कीजिए और उसी आधार पर चौथे समीकरण का प्रयोग हल कीजिए। मतलब एक ही सारे में एक ही प्रोसेस का हमें प्रयोग करना है और लाना है। ये इक्वेशन कैसे आएगा आप देखें। आप ये आपके सामने है 7 और ये आयताकार है और 3। आप कैसे लाएंगे, देखिए इसको किया क्या इन्होंने। सबसे पहले आप ये समीकरण को लाना है, तो इस समीकरण को लाने के लिए क्या करना होगा, 7 को 3 से गुना किया, 7 तिया 21, 1 जोड़ दिया 22 हो गया। अब क्या किया, 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा आप देख लीजिए। 7 तिया 21 और 1 22/4। आप इसको काट दीजिए तो 2 दूनी 4, 11 दूनी 22 यानी आ गया। चलिए आप सिमिलरली हम ऐसा ही करेंगे। देखिए 6 को अगर 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे और क्या करेंगे, 6 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 और 13, 13/4 कटेगा नहीं, आ गया सेम। आप देखिए इसमें हम करेंगे उसी प्रकार से 5 तिया 15। इसमें क्या होता है, एक ही उभयनिष्ठ समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे, जो भी करेंगे सेम प्रोसेस करेंगे। तो 5 तिया 15 प्लस 1 16 बटा क्या करेंगे, 5 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2। तो 5 से 15 16/2 कितना आ गया 8। अब देखिए अब ये है हमें पूछा था, तो हमने पहले क्या किया था, 7 को 3 से गुना किए, तो क्या करेंगे, ए को बी से हम गुना करेंगे। अब क्या कर रहे थे, लास्ट सब में 1 जोड़ रहे थे, 1 जोड़ दीजिए। और हम लोग घर में क्या कर रहे थे, जो प्रथम डिजिट था उसमें से लास्ट उसको घटा देते थे, तो ए माइनस बी यानी हो गया ए बी +1 बटा ए माइनस बी। यह आपका आंसर हो गया। आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पे जाएगा क्वेश्चन, आप पहले बनाइएगा। दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे हो सकती यानी आ सकती है। देखिए कैसे, अब ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेम पैटर्न, एक ही पैटर्न का आप प्रयोग करेंगे। कैसे आएगा देखिए कैसे आएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, 18 में से अगर 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब 18 में 3 से भागा देंगे तो 6। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 3 6, 2 और 3 5 और 1 6, यानी दोनों तरफ 6 आ रहा है। इसमें सेम प्रोसेस, इसमें देखिए आप इसको भागा देंगे तो 4 42 14। आप इसमें करिए, यानी इसमें क्या होगा, हर एक फिगर में राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर है। जोड़िए, इधर भागा दिया हमने 14, तो 3 और 4 7 7 7 14 बराबर। अब सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। तो देखिए अगर हमने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 68 अगर पुट किया तो 34 आएगा, क्या इधर आएगा, 11 3 14 6 20 नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं। 11, तो 11 से 2 को भाग करेंगे तो अब ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, उसको हटाओ, हटाइए। अब 40 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब राइट साइड वाले को हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, जोड़िए 11 3 14 14 6 20 बराबर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी, ये प्रश्नवाचक जो था यहाँ पे 40 आएगा, ये आपका आंसर है। आप इसको देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके सामने स्क्रीन पे है। ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। ठीक है, अब कैसे आएगा अब हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, संख्या है वो क्या है, बहुत बड़ी नहीं है। तो सबसे पहले इस तरह की प्रश्नों को हम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंसेस याद करेंगे, डिफरेंस के तरह से हम लोग यूज करेंगे इसको। तो देखिए 566 में अगर आप 272 को घटाएंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना बच गया, घटेगा नहीं। 16 में 7 जाएगा 9, यहाँ बचला 4 में 2 गया तो 2, यानी इतना का डिफरेंस। आप इसमें फिर चाहिए इसी तरह
तो 2 में से 6 घटेगा नहीं, तो 12 में 6 जाएगा तो 6, यहाँ क्या बच जाएगा 4, 14 में 6 जाएगा तो 8, यहाँ बचेगा 7, 7 में 5 जाएगा तो 2, यानी 286 का डिफरेंस था। अब यहाँ पे भी देखिए 6 में से 2 जाएगा तो 4, यहाँ क्या बचला 4 में 5 जाएगा नहीं, एक पैसा लेंगे 14, 14 में 5 जाएगा तो 9, यहाँ बचेगा 10, 10 में 8 जाएगा 2। अब देखिए पहला और तीसरा सेम रिपीट किया, तो ये दूसरा और चौथा भी सेम रहेगा। आप इसमें से 286 को जोड़ दीजिए, तो 1146 में 286 को जोड़ देंगे तो 6 6 12, 8 4 12, 1 13, 2 1 3 1 4, 1432, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट आउट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो ब्लड रिलेशन का है। आप क्वेश्चन को हम 2 तरीके से आपको बताएंगे, एक मौखिक और फिर डायग्राम के अनुसार। सतीश यानी सीतेश और सुरेश में मेरा भाई है। सुरेश की माँ गीता की एक पुत्री समीक्षा है। अंजलि समीक्षा की बुआ है, तो अंजलि गीता से कैसे संबंधित है। आप इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए अपने पे फील कीजिएगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि सीतेश और सुरेश क्या मैं मेरा भाई है, ठीक है। तो मैं मेरा भाई मतलब मामा का लड़का, ठीक है। सुरेश की माँ कौन है, गीता है। तो गीता की पुत्री कौन है, समीक्षा है, ठीक है। और अंजलि जो है समीक्षा की बुआ है। तो अंजलि क्या है, समीक्षा की बुआ है, यानी बुआ होने के लिए क्या है, उसकी माँ। सुरेश की माँ कौन है, गीता। तो गीता का कोई पति होगा, उसके पति की बहन जो है, चूंकि समीक्षा जो है वो सुरेश की, यानी सुरेश की माँ गीता की पुत्री है, यानी सुरेश है उसकी माँ गीता है। अब गीता की जो पुत्री है वो क्या है, समीक्षा, और समीक्षा की बुआ है अंजलि, ठीक है। तो बुआ कैसे बनेगी, तो उसके जो मम्मी है, मम्मी के उसका क्या चाहिए, हस्बैंड की बहन उसकी बुआ लगेगी, ठीक है। तो वो कौन लगेगी उस तरह से, अंजलि समीक्षा की बुआ है। तो अंजलि गीता से कैसे संबंधित है, अंजलि किसकी बुआ है, समीक्षा की। तो अंजलि के पिता यानी समीक्षा के पिता के वो बहन है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, आप पति की बहन है वो लगेगी। आप देखिए कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए देखिए क्या बोल रहा है, सीतेश और सुरेश मेरा भाई है। सुरेश की माँ गीता, कोई सुरेश नाम का लड़का है, इसकी माँ कौन है, गीता है। आप जानते हैं कि ब्लड रिलेशन में हम जब प्रश्न को बनाते हैं तो जो नेक्स्ट जनरेशन रहता है उसको हम ऊपर रखते हैं। गीता उसकी क्या है, माँ है, ठीक है। गीता सुरेश की माँ। अब इसकी पुत्री, गीता की पुत्री है समीक्षा, पुत्री है मतलब फीमेल है, और ये उसका बेटा है। तो ये क्या है, भाई बहन है, हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे उसको। उसके बाद क्या बोल रही है, बोल रहा है कि अंजलि समीक्षा की बुआ। देखिए अंजलि जो है समीक्षा की बुआ है, तो समीक्षा सुरेश की बहन है और सुरेश जो गीता का बेटा है, यानी गीता जो है समीक्षा की माँ है। तो उसकी बुआ को कैसे बनेगा, इसके कोई हस्बैंड होंगे। हम मानते हैं कि एक्स नाम का व्यक्ति जो हस्बैंड है, तो इसका हमारा मेल जो क्या बोलते हैं सेक्स डिटरमाइंड है, यानी ये लेडीज है, तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएंगे। अब इसकी बहन अंजलि है। अब देखिए अंजलि का भाई है एक्स, इसकी बीवी है गीता, अब इसकी बेटी है समीक्षा। तो अंजलि गीता से, जिसके बारे में पूछ रहा है से, गीता से, तो इसके रिलेशन को हम नहीं फाइंड करना, जिससे अंजलि और गीता के बारे में पूछ रहा है। अंजलि और गीता, गीता में से लग गया, तो इसको आपको नहीं बनाना, इसके नहीं। आप देखिए अंजलि कौन लग रही है, अंजलि जो है उनके पति की बहन है। तो अंजलि गीता से कैसा रिलेशन पड़ती है, यानी आप उसको बोल सकते हैं कि अंजलि गीता की कौन है, ननद है। लेकिन आपको ऑप्शन उस तरह नहीं दिया हुआ है, आपका ऑप्शन है कि भाई की पत्नी, पति की बहन, पैतृक चाची, माँ की बहन। तो गीता अंजलि की कौन लगेगी, हस्बैंड की बहन, यानी पति की बहन। ऑप्शन नंबर बी, अंजलि गीता की पति की बहन यानी उसकी ननद लगेगी। तो आपको ऑप्शन में था आपका भाई की पत्नी, ये जो होगा नहीं। सी ऑप्शन नंबर था पैतृक चाची, ये तो होगा नहीं, ठीक है। हमने आपको बताया कैसे होगा, माँ की बहन, तो ये भी नहीं होगा। एक बार आप फिर से देखिए, अब क्या बोल रहा है कि
सुरेश और सीतेश, इसको हम लोग यहाँ घटा, सुरेश और सीतेश मेरा भाई है। सॉरी हम यहाँ पे लिखना भूल गए थे। तो सीतेश जो अंजलि का पुत्र है, अब देखिए ये दोनों क्या होगा, मैं मेरा भाई हो गया। ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि सुरेश नाम का कोई लड़का है जिसकी माँ गीता है, गीता की पुत्री कौन है, समीक्षा है, और अंजलि जो है समीक्षा की बुआ है। तो बुआ कैसे लगेगी, गीता उसकी माँ है, तो बुआ लगने के लिए उनके कोई हस्बैंड चाहिए। अब उनके हस्बैंड की बहन है अंजलि। अब देखिए अंजलि का बेटा कौन है, सीतेश, और गीता का बेटा सुरेश, दोनों में मेरा भाई है। तो समीक्षा इसकी हो गया, तो गीता अंजलि से कौन लगेगी, तो अंजलि गीता की ननद लगेगी। ठीक है, यानी वो उसके पति की बहन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है पति की बहन, वो आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, किसी कुट भाषा में GOFY को EMMDW में क्या लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में EMMA को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है। अल्फाबेट पोजीशन अगर आपको याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। हम आपको अल्फाबेट पोजीशन इस वीडियो के बाद हम बना के आपको समझा देंगे कि कैसे याद रखना, याद करने का तरीका भी बता देंगे। तो देखिए आप देखिए जी का पोजीशन कितना होता है 7, ओ का 15, ओ का 15, एफ का 6, वाई का 25। देखिए इसने क्या किया, ई का पोजीशन कितना होता है 5, एम का 13, डी का 4, डब्ल्यू का 23। देखिए अब किया क्या है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ई का 5, एम का 13, ए का 1। ठीक है। अगर आपको अल्फाबेट पोजीशन याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए तीसरा किया क्या है, 7 में से 5 लाने के लिए क्या किया है, इसने 2 घटा दिया है। इस 15 में 13 आएंगे, क्या करेंगे, इसमें भी 2 घटाया। अब 15 से 13, ये इसमें भी 2 घटाया। 6 से 4 आने के लिए 2 घटाया। यहाँ में क्या 25 में 23 लाने के लिए 2 घटाया। आप एग्जैक्टली यहाँ भी घटा दीजिए, उसी तरह 2 कम कर दीजिए। तो ई में से अगर आप 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, क्या होगा आपका सी आएगा, यानी 3। ठीक है। एम कितना 13 में से 2 घटाएंगे तो 11 किसका हो जाता है, 11 आपका के का हो जाता है। एम फिर इसका भी 13, ये का पोजीशन यहाँ पे कितना है, अगर हम सीधा तो ये, लेकिन ये क्या है 2 27। अब इसको हम काउंट करेंगे, 27 में 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 25, मतलब वाई, यानी 3, 11 और यहाँ हो जाएगा 25। देखिए 5 में से हमने 2 घटाया तो 3 आया, 13 में से 2 घटाया तो 11, 13 में 2 घटाए 11। अब यहाँ ये का मतलब हुआ या तो 1 या तो 27, तो 1 से हम घटाएंगे तो आएगा नहीं, तो 27 में 2 घटा दिया तो 25, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया इसका आंसर। अल्फाबेट पोजीशन आपको याद रखना बहुत जरूरी है, तब आसानी से बनेगा। हम उसको आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, इसको नोट डाउन करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से असंगत है। इसमें क्या है, 3 समान है, 1 असमान है, डिफरेंट है। तो आप ऐसे कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, ये आपको लिखा है। देखिए तो देखिए यहाँ पे दहाड़ना, भौंकना और रेंकना क्या है, ये जो है ये ऊंची आवाज है। दहाड़ना, भौंकना और रेंकना क्या है, ऊंची आवाज है। और संवाद क्या होता है, किसी से आप जब टॉकिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो संवाद हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये डी है, वो आपको अलग आता है। जबकि दहाड़ना, भौंकना और रेंकना तीनों क्या एक सिमिलर कैटेगरी में आएगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, तो क्या ऊंची आवाज में है। लेकिन संवाद क्या है, जैसे राम मोहन से बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, तो संवाद हो गया। तो वही आपका ये डिफरेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आप नोट डाउन करेंगे। 7 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपसे पूछा जा रहा है, यदि शब्द होनेस्ट को, शब्द है एक होनेस्ट, इसको देखिए किस तरह से लिखा है इन्होंने लिखा है IPO FTU। आप इस तरह से इसको लिखा हुआ है। आप इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसका जो आपको ऑप्शन दे रखा है, वो आपको ऑप्शन है
ITJTUFS, ठीक है, FTUIPO, JUTFS, RITSCS। देखिए इस तरह का प्रश्न है, आप इसको समान है। फिर अल्फाबेट पोजीशन अगर आपको याद है तो आप आसानी से बनाएंगे। देखिए कैसे आएगा, ये क्या है, इसका पोजीशन है H का 8 होता है, वो का क्या है 15 है, N का कितना होता है 14, E का कितना होता है 5, S का कितना होता है 19, T का कितना होता है 20। देखिए I का मतलब 9, P का 16, O से 15, F का मतलब 6, T का मतलब 20, U का मतलब 21। अब देखिए कैसे लाया, तो 8 में से एक अगर जोड़ दिए तो 9 आ गया, ठीक है, 15 में से एक जोड़ दिया तो 16, 14 में एक जोड़ दिया 15, 5 में एक जोड़ दिया 6, 19 में एक जोड़ दिया तो 20, 20 में एक जोड़ दिया 21। ये था, लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा था वो क्या था, सिस्टर को SISTER, आप इसको कैसे किस प्रकार कोडिंग करेंगे वो आपसे पूछा था। देखिए S का पोजीशन कितना होता है 19, I का पोजीशन 9, S का 19, T का 20, E का 5, R का 18। आप एक एक करके सब में क्या किया, सिमिलरली एक एक करके इंक्रीज किया, आप भी एक एक करके बढ़ा दीजिए। तो 19 और 1 20, 20 का मतलब T, I 9, 9 को 1 से जोड़ेंगे तो 10, 10 में क्या होगा J, क्या है 19, फिर इसका क्या हो जाएगा आपको, यानी 19 मतलब 20, एक हो जाएगा 20, T मतलब 20, 20 में एक जोड़ देंगे 21, 21 मतलब U, E 5 में एक जोड़ देंगे 6, F, R मतलब 18, एक जोड़ देंगे तो 19 मतलब S। आप देख लीजिए, मिला लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो आप TJTUFS यानी ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप ध्यान देंगे क्या पूछा जा रहा है। फिर कोडिंग डिकोडिंग का नहीं, मतलब फिर आपको अल्फाबेट पोजीशन से ही आपसे रिलेटेड प्रश्न पूछ दिया है। तो FHB बराबर आप इसको कोडिंग कर रहा है 36644 से, ठीक है। तो DAG को आप कैसे करेंगे, ठीक है। आपका ये नंबर ऑप्शन है 1644, बी है 16332, 16212, 16149। चलिए चलो देखिए, एफ का पोजीशन कितना होता है 6 और इसका H का 8, B का 2। अब क्या किया इसने, देखिए इसने क्या किया, स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आया 36, 8 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आया 64, 2 का स्क्वायर कर दिया 4। आपसे क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा जा रहा था, तो DAG के बारे में। देखिए इसका पोजीशन कितना होता है 4, इसका 1, इसका 7। अब उसी प्रकार स्क्वायर किया था तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर आपको 1 ही आएगा और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 49। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका आंसर हो जाएगा। आप देखें कुछ नहीं, अगर अल्फाबेट पोजीशन आपको याद है आसानी से बन जाएगा। फिर सेम प्रोसेस, इसमें क्या किया, स्क्वायर किया, हमने सब में स्क्वायर कर दिया। ऑप्शन नंबर डी, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, बी 2 का स्क्वायर 4। तो अल्फाबेट पोजीशन बहुत जरूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको है
ये बोल रहा है कि किसी कुट भाषा में शिफ्ट को इसमें इस तरह लिखा जा रहा है, लिफ्ट को इस प्रकार से लिखा जा रहा है, तो हम जॉब को कैसे लिखेंगे। फिर आपको अल्फाबेट पोजीशन अगर याद है तो आसानी से बनेगा। देखिए एस का कितना है, एस का होता है 19, पहले हम लिख लेते हैं। एच का कितना हो जाएगा 8, आई का कितना हो जाएगा 9, एफ का कितना होगा 6, टी का कितना हो जाएगा 20, बी का 22, के का 11, एल का 12, आई का 9, डब्लू का 23। लिखिए एल का 12, आई का 9, एफ का 6, टी का 20, ओ का 15, एल का 12, आई का 9, डब्लू का 23। कैसे आएगा आप देखिए, 19 में से क्या जोड़ेंगे जो 22 आ जाएगा। चलिए भैया 3 जोड़ दिया हमने, यानी 19 और 3 22, 8 3 11, सब में 3 3 जोड़ा, 9 3 12, 6 3 9, 20 और 3 23, ये आ गया। आप इसी तरह देखिए 12 3 15, 9 3 12, 6 3 9, 20 और 3 23। आप जॉब में था तो आपको इसको जोड़ दीजिए, इसका कितना हो जाएगा 10, बी का ओ का 15 होता है, बी का 2 होता है। आप जोड़िए, इसमें 3 जोड़ा था तो आप जिन जोड़ दीजिए, तो जे से 3 लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ रखिए, सही रहेगा आपके लिए। 3 जोड़ देंगे तो 13, 13 मतलब क्या हो जाएगा एम, एम मतलब 13, 3 जोड़ेंगे, 15 से 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, मतलब आर। 2 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी इसका ऑप्शन नंबर आपको डी आएगा। तो आप इस तरह अल्फाबेट पोजीशन आपको याद है क्या क्या, सब सिर्फ आपको अल्फाबेट पोजीशन याद है, सब में क्या किया 3 3 जोड़ दिया हमने, 3 3 जोड़ दिया, आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो डायरेक्शन का प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो है आपको मौखिक तरीके से भी बनता है, हम दोनों तरीके से आपको बना के दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 10 क्या पढ़, मुनीर अपने विद्यालय से 85 मीटर पश्चिम की ओर, ठीक है, फिर 45 मीटर उत्तर की ओर, फिर 25 मीटर पूर्व की ओर और फिर 45 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। वह पुस्तकालय से पुस्तक लेने के लिए इस बिंदु पे रुकता है। मुनीर का विद्यालय पुस्तकालय से कितनी दूर किस दिशा में है। देखिए मुनीर का ये क्या है स्कूल है, यानी विद्यालय है। अब चलाइए जैसे जैसे चल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि आप मुनीर अपने विद्यालय से 85 मीटर पश्चिम की ओर, 85 मीटर आप चला देते हैं पश्चिम की ओर। उसके बाद क्या बोल रहा है फिर 45 मीटर उत्तर की ओर, ये पश्चिम की ओर बोल रहा है, यानी वेस्ट। अब क्या बोल रहा था उत्तर की ओर 45 मीटर। उसके बाद क्या बोल रहा था 25 मीटर पूरब की ओर, यानी ईस्ट की ओर 25 मीटर। उसके बाद क्या होगा फिर 45 मीटर दक्षिण की ओर, यानी साउथ की ओर 45 मीटर जा रहा है, ठीक है, चलता है। वह पुस्तकालय से पुस्तक लेने के लिए इस बिंदु पे रुकता है, यहाँ पे रुक जाता है, उसका यहाँ पे वो रुक जाता, स्टॉप है, ये उसका पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, ठीक है। अब मुनीर का विद्यालय पुस्तकालय से कितनी दूर किस दिशा में है, यानी कितनी उसका डिस्टेंस पूछ रहा है और कौन सा डायरेक्शन में है। देखिए आप इस तरह के प्रश्न को हम लोग क्या ये जानते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, देखिए नॉर्थ और साउथ एक दूसरे का क्या है अपोजिट है। तो देखिए E45 तो कट गया, अपोजिट था कट गया। अब देखिए वेस्ट है 85 और ईस्ट है 25, दोनों में क्या होगा घट जाएगा। तो 85 में से आप 25 घटा देंगे तो कितना घट जाएगा 60, तो क्या होगा वेस्ट में 60 हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट में 60 हो जाएगा। अब देखिए अब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, अगर उस पूछता कि अगर स्कूल से पुस्तकालय कितना दूर है तो 60 मीटर दक्षिण की ओर, लेकिन उसने क्या पूछा कि मुनीर का विद्यालय पुस्तकालय से, यहाँ से पुस्तकालय से उसका जो विद्यालय था वो कितना दूर था। तो डिस्टेंस तो मालूम हो चुका है कि 60 मीटर है, लेकिन कहाँ से, तो 60 मीटर पूरब की ओर, 60 मीटर जो है वो पूरब की ओर आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन करेंगे, हम आपको इसको दूसरा मेथड फिर से बताते हैं।
ऑप्शन नंबर ये देखिए, अब इसको हम लोग क्या दूसरे मेथड से हम आपको बताया कि कैसे बताएंगे। देखिए ये क्या बोल रहा है कि मुनीर अपने विद्यालय से, मान के चलिए यहाँ पे क्या है, विद्यालय है, यहाँ पे क्या है, ऐसे बनाइए आप, यहाँ पे विद्यालय दीजिए, मुनीर का है विद्यालय। क्या बोल रहा है कि मुनीर अपने विद्यालय से 85 मीटर पश्चिम की ओर, तो 85 मीटर पश्चिम की ओर वो गया। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, फिर 45 मीटर उत्तर की ओर, जैसे जैसे बोल आप चल जाइए, 45 मीटर उत्तर की ओर चले गए। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर 25 मीटर पूरब की ओर, फिर 25 मीटर आप पूरब की ओर चले गए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या बोलता है, फिर 45 मीटर दक्षिण की ओर, तो दक्षिण तो आपका नीचे हो गया, 45 मीटर दक्षिण की ओर चल जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, वह पुस्तकालय से पुस्तक लेने के लिए, यहाँ पे क्या उसका लाइब्रेरी है, यहाँ वो क्या होता है पुस्तक लेने के लिए रुकता है। तो पूछ रहा है कि मुनीर का विद्यालय लाइब्रेरी से कितना दूर है और किस दिशा में है। तो देखिए आप यहाँ से हमने बता दें कि विद्यालय से 85 मीटर पश्चिम गया, हम पश्चिम गए, फिर बोला कि 45 मीटर उत्तर गया, फिर लिए, फिर 25 मीटर पूरब चला गया, फिर बोला दक्षिण गया 45 मीटर। अब यहाँ पुस्तक लेने के लिए गया, तो देखिए ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस है 85, जिसमें से ये ऑलरेडी 25 है, तो आप घटा दीजिए कितना हो जाएगा 60। इतना मतलब पता चल गया कि 60 मीटर डिस्टेंस होगा। देखिए लेकिन क्या लाइब्रेरी से विद्यालय किधर है, पूरब की ओर है, यानी आपका हो जाएगा 60 मीटर पूरब। लेकिन यही पूछता कि विद्यालय से लाइब्रेरी, तो विद्यालय से लाइब्रेरी का डिस्टेंस 60 मीटर रहता, लेकिन वो किधर रहता है, पश्चिम तरफ। लेकिन आपसे पूछा गया कि लाइब्रेरी से विद्यालय, तो कितना डिस्टेंस है 60, चूंकि ये पूरा 85 था जिसमें ये कवर 25 किया, बचा कितना 60। तो देखिए यहाँ है लाइब्रेरी, यहाँ से विद्यालय इधर है, तो किस दिशा में, पूरब में, कितना दूर 60 मीटर पूरब। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन करें, दोनों मेथड से हमने आपको बता दिया, जो अच्छा लगेगा आप उसका बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11 आप स्क्रीन पे देखें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये ABCDEFG और H 8 लोग एक खाने की मेज पर चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। FG का पति है। सबसे पहले हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि F क्या है, पति है, किसका, G का। तो हम लोग ये पति है तो ये पत्नी होगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, अभी साइड में लिख के रखेंगे, ठीक है। B A की पत्नी है भैया, B पत्नी है किसकी, A की, तो ये कौन हो जाएगा, ये पति हो जाएगा। यानी B पत्नी है किसकी, A की, तो ये पति हो जाएगा। यहाँ तक चलिए, आप आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कुछ हो रहा है कि C का विवाह H के साथ हुआ है, C का विवाह H के साथ हुआ है इसमें, लेकिन कौन मेल है कौन फीमेल है ये नहीं मालूम है। आगे पढ़िए, ये C का भाई है, ये जो है वो C का भाई है, ये C का भाई है, ये C का भाई है। चलिए हो गया, ये जो है C का भाई हो गया। अब C और H क्या है, दोनों में ये क्या है, विवाह हुआ है। अब इसमें हमको ये नहीं पता कि किसकी शादी, कौन मतलब C का H का साथ शादी हुआ ये मालूम है, लेकिन कौन उसमें मेल है कौन फीमेल है ये नहीं पता, मतलब कौन पति है कौन पत्नी है ये मालूम नहीं है। बस अभी आप वहाँ पर रुकेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, FB का ससुर है। देखिए अब क्या बोल रहा है कि F जो है B का ससुर है, तो B क्या है, A की पत्नी है, तो उसका ससुर कैसे बनेगा भाई, तो इनके पति है ये के इनको क्या होना पड़ेगा, पिताजी होना पड़ेगा। तो एक जनरेशन उसको हम ऊपर रख दिए। इनकी शादी G से हुआ था, यानी G उसकी कौन है, सास है। F उसके ससुर है और G उसके सास है। चलिए यहाँ तक आगे बढ़ गए, वो हो गया। आगे क्या बोल रहा है कि C अपने इकलौते बेटे D का पिता है। देखिए यहाँ से आप फाइंड हो जाएगा, देखिए ना आराम से पढ़िएगा। बोला C अपने इकलौते बेटे, C का एक बेटा है, कौन है, D है। एक जनरेशन हम उसको नीचे कर दिए, तो ये क्या है, बेटा है, यानी मेल है, C का बेटा D है। आगे बोल रहा है तो C अपने इकलौते बेटे D का पिता है।
सी का बेटा है डी और बोल रहा है कि सी का इकलौते बेटा का पिता है, तो मतलब क्या हुआ, ये फादर हो गया यानी मेल हो गया। अब सी का विवाह एस से हुआ तो ये पता चल गया मेल है तो ये फीमेल हो गया। चलिए आपका डायग्राम बन गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ए का डी से, जिसमें से लग गया है उसके रिलेशन को आप नहीं लिखेंगे, तो बोल रहा है कि ए का सी से क्या संबंध है। ऑप्शन आपको लिखा है, देखिए पिता था ऑप्शन में, उसके बाद ऑप्शन था माता का पिता, ऑप्शन जो सी था वो चाचा था, और डी जो है वो पुत्र है। तो आप देखिए एक का डी से, ये और डी के बीच में देखिए डी का पिता है कौन, ये, और ये का भाई कौन है, डी का पिता है सी, और सी का ये कौन है, भाई है, यानी ये है डी सी का बेटा है, यानी सी कौन है, पापा, पापा का भाई कौन हो गया, चाचा। तो हम इसको अगर पूछता कि डी ये से डी का संबंध, तो ये का भाई है सी और सी का बेटा है डी, यानी भतीजा हो जाता। लेकिन ये पूछ रहा है कि इसमें डी में से लग गया तो उसके रिलेशन को हम नहीं बताएंगे। तो डी के पिता सी, सी के भाई ये, यानी ये कौन हो गया, चाचा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। आप इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तो क्वेश्चन नंबर 11 था। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्मों के बीच का है, मतलब सेम रिलेशन। देखिए विटामिन डी की कमी से क्या होता है, सूखा रोग होता है। तो देखिए जीवाणु से हैजा रोग होता है, नहीं, गलत। विटामिन सी से थायराइड, नहीं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आयरन, आयरन का ऑप्शन आपको दिया था, आयरन का संबंध एनीमिया से, ठीक है। ये एस्पिरिन है, ये है पेन किलर है, दवा, तो ये भी नहीं होगा। तो जिस प्रकार विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, उसी प्रकार आयरन की कमी से एनीमिया होता है, यानी खून की कमी होती है आयरन की कमी से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित समीकरण में एरो का कार्य अपरिवर्तित रहता है, मतलब एरो जो है वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। चौथे समीकरण में दिए गए प्रश्न चिन्ह इनमें से किसे निरूपित करता है। देखिए ये आपका समीकरण है, आप कैसे लाया, देखिए पहले आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हर जगह। कैसे लाया जाएगा, तो 9 एरो 3 है 32 है, 6 एरो 7 47 दिया, 13 एरो 3 बराबर 44, 12 एरो 3, देखिए कैसे आएगा। अगर हम 9 को 3 से गुना कर देंगे तो 9 3 27 और 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 32। देखिए 9 गुने 3 प्लस 5, यानी 9 3 27 और 5 32 आया। एग्जैक्टली अगर हम 6 को 7 से गुना कर देंगे तो 6 सत्ती 42 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 47 हो गया। अब उसी तरह हम करेंगे, 13 को 3 से गुना कर देंगे, 13 तिया 39 प्लस 5 हो गया 44। अब एग्जैक्टली सेम प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, एक ही प्रोसेस इसमें फॉलो करना होता है। आप देखेंगे कैसे लाए, तो 12 को 3 से अगर गुणा करेंगे तो 12 तिया 36 और 5 40 और 1 41, इसका आंसर हो जाएगा। तो 12 तिया 36 और 5 36 4 40 और 1 41, यानी आपका ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। हमने किया क्या, समीकरण दिया था 9 एरो 3 अब बराबर 32 लाया कैसे, तो हमने क्या किया, देखा कि उसे समीप कैसे लाए, तो 9 गुने 3 को हमने जोड़ गुना कर दिया तो 27 आया, 5 को हमने जोड़ दिया, तो क्या किया, सारे को जो संख्या दिया उसको आपस में गुना करके 5 ट्रेडिशनल सब में जोड़ते गया। सारा प्रोसेस सेम हम प्रोसेस किए, 9 में 3 को गुना कर दिए 5 से, जोड़ दिए 32, सेम प्रोसेस फॉलो हुआ, आपका जाके आंसर हो गया 41। तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछा जा रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। देखिए कैसे आएगा, देखिए आप ये इक्वेशन दिया है, आप लाने के लिए आप दिखाइए कैसे आएगा। अगर हम ऊपर वाले को आपस में गुना कर देंगे, यानी 6 को 8 से गुना कर देंगे तो 6 8 48 आ जाएगा, नीचे भी गुना करेंगे तो 12 4 48, ऊपर नीचे बराबर एग्जैक्टली। देखिए
8 या 24, नीचे भी आ गया 6 चौके 24, दोनों बराबर हो गया। अब देखिए 4 नवा 36, तो ऊपर भी 36 आना चाहिए। 3 को किससे गुना करेंगे, जो 36 आएगा, तो 3 को अगर हम 12 से गुना कर दें तो 12 36 आ गया। चलिए हो गया। अब यानी वहाँ पे आप देखिए 6 को हमने 8 से गुना किया तो 8 छक 48, इसी तरह हमने 4 को 12 से तो 12 छक 48। सेम प्रोसेस हम इसमें फॉलो करते हैं। ऊपर वाले दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो 8 या 24, नीचे वाले को गुना कर देंगे 6 चौके 24। इसमें देखिए क्या हुआ, 4 नवा 36, 4 नवा 36। अब देखिए ऊपर हमको 36 लाना है तो क्या करेंगे, 3 को हम x से गुना कर देंगे और ये बराबर क्या आएगा 36। तो कैसे आ जाएगा, 36 लाना है ना, नीचे 4 नवा 36 आएगा तो ऊपर भी 36 आएगा। तो ऊपर 36 लाने के लिए क्या हमको वहाँ पे कुछ नहीं माना, हमने x मान लिया, तो 3 को 1 से गुना कर दे 36, तो 3 बने हैं 36। यहाँ क्या होगा 12 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। सेम प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे, कुछ भी आसान नहीं था, ऊपर आसान था, सब में बराबर था, गुना करने के बाद हमने कर दिया, आप आंसर आपका हो गया बी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि निम्नलिखित आकृति में 4 आकृतियों ए समचतुर्भुज, बी त्रिभुज, सी वृत्त और डी दिल का संयोजन है। आकृति ये उन लोगों की संख्या को दर्शाती है जो शास्त्रीय उपन्यास को पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, ये जो है शास्त्रीय उपन्यास को पढ़ना पसंद करता है। बी उन लोगों की संख्या को दर्शाती है जो गल्प उपन्यास हमने लिखा है, इसको पढ़ना पसंद करता है बी। अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आकृति सी और डी उन लोगों की संख्या को दर्शाती है जो क्रमशः जीवनी और विलक्षण कल्पना आधारित उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं। हमने लिख लिया। बोल रहा है कि यह आकृति जो था वो समचतुर्भुज है और ये किसको डिनोट करता है, ये लोग समचतुर्भुज वाले में जितने भी व्यक्ति वो शास्त्रीय उपन्यास को पढ़ना चाहते हैं। बी यानी त्रिभुजाकार जो आकृति है वो गल्प उपन्यास को पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, अब ये आपका हो गया सी, ये वृत्ताकार है, ये जीवनी को पढ़ना पसंद करते हैं, जीवनी उपन्यास को। और डी ये क्या हर्ट है, दिल, ये विलक्षण कल्पना को पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये आकृति दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितने लोग या तो केवल जीवनी या केवल शास्त्रीय उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं। तो देखिए आप इस डायग्राम को अगर अध्ययन करेंगे तो पूछ रहा है सिर्फ कि कितने लोग या तो केवल जीवनी, सिर्फ जीवनी और मतलब केवल जीवनी और केवल शास्त्रीय उपन्यास। तो देखिए ये आपका 2 और ये 10, ये दो ही ऐसे व्यक्ति हैं, यानी ये संख्या में 2 और ये 10, ये जो लोग हैं ये सिर्फ आपको जीवनी और शास्त्रीय उपन्यास को पढ़ना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। आप देखिएगा अगर आप बोलेंगे ये 8, तो देखिए इस 8 में क्या है, ये आपका शास्त्रीय उपन्यास में भी आ जाता है और ये आपका जीवनी में भी आ जाता है। तो वो पूछा है इसमें नहीं, तो ये तो कट गया। आप चलेंगे 9, ये 9 जो है वो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, त्रिभुजाकार में भी आ जाएगा और ये शास्त्रीय यानी ये आपका 9 जो है गल्प उपन्यास को भी पसंद करता है और शास्त्रीय उपन्यास को भी पसंद करता है और ये आपका जीवनी को भी, तो ये भी नहीं आएगा। सिर्फ उसने पूछा था कि जीवनी और या केवल शास्त्रीय उपन्यास को, भी नहीं होगा। अब देखें ये एक में आप देखेंगे हम आपको एलिमिनेट करना सिखा रहे हैं। एक जो है वो आपको शास्त्रीय नृत्य को भी कर रहा है, विलक्षण कल्पना को भी कर रहा है और जीवनी को भी कर रहा है, लेकिन ये गल्प को उपन्यास नहीं कर रहा है, ये भी खत्म। तो इसमें देखेंगे सिर्फ ये 2 और ये 10, ये जो यानी संख्या 12 है, ये सिर्फ आपको जीवनी और केवल शास्त्रीय उपन्यास को पढ़ना पसंद करता है। ऑप्शन नंबर डी, आप इसको नोट डाउन करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछा रहा है, दिया है दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आता है, इसके स्थान पे आता है। तो आपका ऑप्शन है 12 है, 16 है, 32 है, डी है। आप इसको मिसिंग कैरेक्टर का है, ये आप कैसे बनाएंगे, क्या इक्वेशन दिया हुआ, आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे देखिए इसमें आपको निकालना है, तो इसको अगर हम करेंगे तो आएगा नहीं। सबसे पहले हम इधर से यूज करेंगे। देखिए 6 और 14 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20, और 20 को हमने 2 से गुना कर दिया तो 40। अब सेम प्रोसेस इसमें जोड़ेंगे और 2 से गुना करेंगे। ये देखेंगे 7 और 3 10, 2 से गुना कर देंगे तो 10 दूनी 20।
अब 5 और 11 को जोड़ेंगे तो 11 5 16, 2 से गुना कर देंगे 32। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम किए कैसे। 6 को 14 से हमने जोड़ा, 14 6 20, 2 से गुना कर दिया तो कितना आ गया 40। सिमिलरली क्या किया, 3 और 7 को हम जोड़ दिए और 2 से गुना कर दिए तो 10 दूनी 20। आप इसमें कर दीजिए 5 + 11 गुने 2, कितना हो गया 5 और 11 16 दूनी 32, यानी इसके स्थान पे क्या आएगा 32, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 17 देख से आपसे पूछा जा रहा है, कथन और कार्यवाही का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन का। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया, दिए गए कथन और कार्यवाही को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताइए कि कौन सी कार्यवाही तार्किक रूप से कथन का पालन करती है। कथन बोल रहा है किस बात की संभावना है कि आज छात्रों द्वारा खाया गया रात का भोजन टाइफाइड उत्पन्न करने वाले जीवाणु से दूषित था। ये हमारा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट फिर से हम पढ़ेंगे। स्टेटमेंट बोल रहा है कि इस बात की संभावना है कि आज छात्रों द्वारा खाया गया रात का भोजन जो है टाइफाइड उत्पन्न करने वाले जीवाणु से दूषित था। चलिए अब इसका कोर्स ऑफ एक्शन, इसने कार्रवाई क्या किया, तो पहला लिख रहा है कि छात्रों के लिए आप ये कथन, आप इसमें क्या एक्शन लेंगे, तो छात्रों के लिए तुरंत कुछ चिकित्सा सहायता की मांग की जानी चाहिए, पहला। दूसरा है छात्रों को परीक्षा की अच्छी तैयारी करने को कहा जाना चाहिए। तीसरा बोल रहा है कि रात का बचा हुआ खाना यदि हो तो फेंक देना चाहिए। ऑप्शन बोल रहा है कि केवल कार्यवाही 1 और 2 पालन करती है। दूसरा बोल रहा है कि सभी कार्यवाहियाँ 1, 2 और 3 पालन करती है। तीसरा है कि केवल कार्यवाही 1 और 3 पालन करती। चौथा केवल कार्यवाही 3 पालन करती। अब देखिए हम लोग समझेंगे क्वेश्चन स्टेटमेंट को आप फिर से पढ़ेंगे। बोल रहे इस बात की संभावना है कि आज छात्रों द्वारा खाया गया रात का भोजन टाइफाइड उत्पन्न करने वाले जीवाणु से दूषित था। इस तरह के प्रश्न को बनाते समय जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अनुसार ही आपको बनाना, अपना खुद का दिमाग इसमें यूज नहीं करना होता है। भले ही स्टेटमेंट सही हो गलत हो, हम आंसर जो भी करेंगे वो स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए करेंगे। एडिशनल बातों को इसमें ध्यान नहीं देना है, अपने मन से कुछ भी नहीं जोड़ना है। स्टेटमेंट जो है उसी के अनुसार अगर मैच करते हुए चीज़ को हमको देखना है, उसी के अनुसार रिएक्शन मतलब आपको एक्शन लेना होता है। अपने मन से यहाँ कुछ भी नहीं करना है। देखिए तो बोल रहा था कि रात की संभावना है कि छात्रों द्वारा खाया गया रात का भोजन टाइफाइड उत्पन्न करने वाले जीवाणु से दूषित था। टाइफाइड आप जानते हैं कि बीमारी है, दूषित खाना खाने, दूषित पानी पीने से होता है। ठीक है, आप देखिए ऑप्शन कार्यवाही क्या बोल रहा है, छात्रों को तुरंत कुछ चिकित्सा सहायता की मांग की जानी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि रात का जो भोजन किया उससे संभावना दर्ज किया गया कि जो रात का हम भोजन किए थे उसमें टाइफाइड उत्पन्न करने वाले जीवाणु थे। तो उसने एक्शन क्या लिया, उसने एक्शन लिया कि छात्रों को तुरंत कुछ चिकित्सा सहायता की मांग की जानी चाहिए। चेक कब करेगा ना कि सही में उसको टाइफाइड हुआ या नहीं, ये तो आपका जो एक्शन है वो सही है। दूसरा हम चल लेंगे, तो छात्रों को परीक्षा की अच्छी तरह तैयारी कहा जाना चाहिए। भैया ये कहाँ से पॉसिबल है, वो आदमी को यहाँ संभावना है कि दूषित खाना खाया उसको टाइफाइड होना चाहिए, अब रात में बीमार पड़ेगा आदमी, परीक्षा का तैयारी करेगा, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। चूंकि स्टेटमेंट में कहीं भी एग्जाम शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसने बोल रहा है कि छात्रों को कहा जाना चाहिए कि अच्छी तरह से परीक्षा की तैयारी करिए। ये आपका स्टेटमेंट से भी गलत है और ऐसे भी गलत है। बीमार में आदमी तैयारी करेगा एग्जाम का, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में परीक्षा का कोई रिलेटेड नहीं था, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हुआ। अब तीसरा है रात का बचा हुआ खाना यदि हो तो फेंक देना चाहिए। इसने स्टेटमेंट सही बोला कि रात का बचा हुआ खाना था तो खाना दूषित खाना था, दूषित खाना से ही टाइफाइड हुआ, ऐसा संभावना है, तो हम उस खाना को फेंक देंगे ही ना, एक्शन करेंगे। पहला एक्शन और तीसरा एक्शन सही है, लेकिन दूसरा एक्शन वो गलत है। आदमी टाइफाइड से ग्रसित है, दूषित खाना खाया तो परीक्षा की तैयारी करेगा नहीं। किसी भी स्टेटमेंट में आप पढ़ के देखिए, कहीं भी इसने परीक्षा शब्द का प्रयोग नहीं किया है, तो परीक्षा की तैयारी करने के लिए बोल रहा है, ये तो गलत हुआ। अब पहला जो है वो टाइफाइड से दूषित भोजन था, तो उसकी चेक करने के लिए हम चिकित्सीय सहायता लेंगे, ये बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है रात का बचा हुआ खाना को अगर बचा तो फेंक देना चाहिए, इसलिए फेंक देना चाहिए उसी दूषित खाना को, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बचा हुआ खाना, बासी खाना खाने से टाइफाइड होने की संभावना होगी है, तो ऑप्शन तो बिल्कुल सही है।
तो इसमें आपका जो हो जाएगा वो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा यानी 1 और 3 को जो पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, केवल कार्यवाही 1 और 3 पालन करती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन बहुत लंबा था, हमने आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन जाएगा, हमने क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा लेकिन आपको अच्छा से बता दिया। एक बार और फिर से आप देख लीजिए। क्या बोला कि जो रात का खाना खाया उससे टाइफाइड होने की संभावना है। तो ऑप्शन एक्शन क्या लिया कि छात्र को तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए पास जाना चाहिए, मांग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा में क्या बोला कि परीक्षा की अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए, नहीं, स्टेटमेंट में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया, इस वजह से गलत हो गया। तीसरा कि रात का बचा हुआ खाना खाया जिसकी वजह से वो बीमार पड़ा, ये बिल्कुल सही बात है। उसी बचा हुआ खाना सही ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। इसने इस टाइप में एक पैटर्न दे दिया है, ठीक है। आपको इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और प्रश्न चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बनाना है। ऑप्शन है आपका 25 है, 50 है, 4 है, 15। देखेंगे कैसे आएगा। तो देखिए इस तरह के इक्वेशन है, सेम प्रोसेस आप फॉलो करना। अगर इसमें जोड़ेंगे तो सब में जोड़ेंगे, घटाएंगे, जो भी प्रोसेस होगा सेम प्रक्रिया का हम लोग इसमें पालन करेंगे। तो ये समीकरण है, आप पता कीजिए कि आखिर ये आएगा कैसे। तो देखिए अगर क्या करेंगे कि इन सभी को आपस में जोड़ देंगे तो बीच वाला के बराबर आ जाएगा। आते हैं जोड़ के देखते हैं हम लोग। 25 और 15 अगर जोड़ेंगे तो 40, 40 और 20 60, 60 में अगर 18 जोड़ दिए तो 78, ये सही हो गया। अब देखेंगे इधर फॉलो करते, अगर सही होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। 12 8 20, 20 और 3 23, 23 और 17, 23 और 17 कितना हुआ, 23 और 10 37 और 3 40 हो गया। सेम प्रोसेस अभी इधर हम लोग चलेंगे। 13 11 24, 24 और 10 34, 34 और 6 40, 40 और 10 50, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी। सेम प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आ गया। आप देखेंगे कैसे आया, हम फिर से आप हिसाब डायरेक्ट बनाइए। तो 18 + 15 + 20 + 25 इक्वल टू, इसको आपस में जोड़ देंगे, सब जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 78। जोड़िए 12 8 20 23 + 17 40। सिमिलरली आप इसमें जोड़ेंगे 11 3 11 13 24 + 10 34 + 16 कितना हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। सेम प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद हमने क्या किया, आपस में सबको जोड़ दिया और बीच वाले के बराबर आ गया। सबको जोड़ने में बीच में इसमें भी जोड़ दिया, बीच वाले के बराबर उसमें भी, तो 50। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 50 हो जाएगा। नोट डाउन करें। क्या क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या है 3 गो आपस में समान है, एक जो है इसमें असंगत है, तो उसको आपको छांटना है। कैसे छाटेंगे देखिए क्या लिखा है, काला पान को अंग्रेजी में स्पेड कहेंगे, डायमंड मतलब ईंट, सोना गोल्ड, चिड़िया। आप लोग तो ताश खेलते होंगे, ताश तो हर कोई खेलता है। तो ताश में कितना होता है, 52 पत्ती होती है। ताश में 52 पत्ता होता है। इसमें 4 प्रकार के कलर होता है, आप जानते होंगे कि 4 गो कलर होता है। एक जो होता है वो स्पेड मतलब कालापन, और दूसरा क्या है डायमंड मतलब ईंट, और तीसरा जो है आपका चिड़िया, यानी चिड़िया को आप क्लब बोलते हैं अंग्रेजी में, क्लब चिड़िया। और चौथा क्या होता है, चौथा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हर्ट मतलब लालपन। देखिए 4 प्रकार के कलर होता है ताश में। ताश में 52 पत्ता होता है। तो एक काला पान होता है जिसका स्पेड करते हैं, डायमंड, ईट, क्लब मतलब चिड़िया। अब इसको क्या है 52 को 4 में भागों में काटेंगे तो कितना है 13 13। प्रत्येक जो कलर होगा वो 13 पत्ती होता है एक कलर में, यानी 13 को काला पान रहेगा, 13 को ईट रहेगा, 13 को चिड़िया रहेगा और 13 को आपका लालपन रहेगा। आप देखिए आसानी से आपको बन जाएगा। काला पान ताश में प्रयोग होता है 13 रंग, ईट डायमंड वो भी 13
13 को पता होता है। ये ताश का कलर दिया हुआ कालापन 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13, लेकिन सोना क्या ताश में प्रयोग होता है? नहीं। इन तीनों देखिए ताश में खेलने में तीनों यानी समान है, ठीक है, लेकिन सोना क्या एक धातु है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, यानी सोना जो है इन 4 जो ऑप्शन दिए उसमें से क्या है? डिफरेंट है या संगत है, जबकि कालापन, ईंट और चिड़िया तीनों संगत है। चूंकि ताश आप खेलते होंगे तो आसानी को समझते होंगे इस चीज़ को, हमने इसे आपको यहाँ भी बताया। तो इसका ऑप्शन सी सोना ये क्या है? धातु है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इन सबों में से डिफरेंट है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन जाएंगे, आप पहले उसको बनाएंगे, नहीं बनेगा फिर आप इसको देखेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिससे तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। मतलब क्या बोल रहा है कि इसका संबंध जिस प्रकार इन दोनों का आपस में संबंध है, इनका संबंध किससे होगा ये आपको फाइंड करना है। 4 ऑप्शन दिए, देखिए ये क्या है? शरद। शरद मतलब क्या होता है? ठंडा होता है। शरद ऋतु हम लोग ठंडे ऋतु को कहते हैं मौसम को। और शरद का अपोजिट है गर्मी, ठंडा का अपोजिट गर्मी होता है, ये अपोजिट दिया। ये क्या है? जमुना। तो जमुना का अपोजिट क्या होगा? पिघलना। कोई चीज को अगर हम लोग बोलते हैं पानी को जमा रहे हैं तो क्या होगा? पानी पिघलेगा। तो शरद का अपोजिट है गर्मी, तो जमने का अपोजिट क्या होगा? पिघलना। क्या जमना का मतलब पसीना होगा? नहीं, ये तो गलत। वाष्पित होना? नहीं, गलत। बर्फ होना? नहीं। तो जमना का अपोजिट क्या होगा? पिघलना। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आप बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछा जा रहा है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त स्थान की पूर्ति करके श्रेणी को पूरा कर सकता है। यानी यहाँ पे क्या आएगा? देखिए हम लोग सेम प्रोसेस का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेगा? ये क्या है? देखिए 4 से 6 हो रहा है, 10 हो रहा है, 16 हो रहा है, 24 हो रहा है, 46 हो रहा है, 40। इसमें क्या होगा? गैपिंग डिफरेंस हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखिए इसमें जोड़ दें कितना? 4 से 6 होने में 2, 6 से 4 10, कितना 6, कितना 8, कितना हो जाएगा? अब यहाँ 10, तो 24 और 10 34। अब 34 में से 10 जोड़ देंगे तो मतलब 12, 2 4 6 8 10। अब दो दो का बढ़ते जा रहा है, तो 34 12 आप जोड़ दीजिए 46। कितना हो गया? ये 46। अब इसमें क्या हुआ? ये हो गया आपका। अब इसमें से आप यहाँ 12 जोड़ा गया था, अब 46 में क्या जोड़ेंगे? 60 आ जाएगा, यानी 14। फिर से देखिए क्या हमने किया? 4 था 6 10 16 24 34 46 60। क्या था? 2 4 में 2 जोड़ दिए, 2 हो गया, 4 6 8, 2 बढ़ता जा रहा है, 2 4 6 8 10। अब 34 में 12 होगा 36। 36 में आपको क्या जोड़ेंगे? तो 14 जोड़ देंगे, यानी 12 34 में 12 जोड़ दिए तो 46 आ गया। फिर आपका ये 60 आया। देखिए यहाँ पे क्या है? सब में 2 का डिफरेंसेज है, 2 बढ़ रहा था। ठीक है, तो आप ये आसान है, आप इसको बना लीजिए। तो उसका ऑप्शन नंबर बी यानी 34 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, लिली गुलाब और पानी, ये क्या है? इसमें संबंध बनाना है। क्या लिली का संबंध गुलाब से है? नहीं है। गुलाब का पानी से किसी भी तरह से संबंध इसमें इन लोग का आपस में नहीं है। तो जब आपस में संबंध नहीं है तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है? इसमें क्या होगा? ये सब एक दूसरे से को रिलेटेड है। नहीं, इसमें क्या है? सब ये भी नहीं, ये भी नहीं। यानी लिली गुलाब और पानी तीनों आपस में किसी भी तरह से कोई रिलेशन नहीं बनाता, वो तीनों अलग अलग है। तो अलग अलग डायग्राम को हम लोग ले लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, बताने लायक भी नहीं है, तो आप सीधा ये इसको बना दें क्योंकि ये डिफरेंसेज है, अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 लिखेंगे, पूरा बोर्ड में आ जाएगा। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे फिर आपको समझा देते हैं। स्क्रीन बोर्ड पे आपके क्वेश्चन जाएगा, पहले आप बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि दिए गए कथनों निष्कर्षों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। जो स्टेटमेंट दिया है उसका आप ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे, रीड आउट करेंगे, और बताइए कि निम्नलिखित निष्कर्षों में जो उसने निष्कर्ष दिया है उनमें से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करता है, मतलब उसका वो पालन करता है।
देखिए कथन बोल रहा है, कथन पहला, मेरे अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए विषयों में से कुछ प्रकाश, ध्वनि और विद्युत है। वो एक व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि हमारे अध्यापक, मान के चलो कि उसका अध्यापक है, कोई टीचर है, उसके द्वारा पढ़ाए गए विषयों में से, जो विषय पढ़ाए गए उसमें से कौन है, ये प्रकाश है यानी लाइट है, लाइट का पेपर पढ़ाया है, ध्वनि और विद्युत। तो एक लड़का बोल रहा है कि मेरे अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए विषयों में से प्रकाश, ध्वनि और विद्युत, मतलब टीचर ने प्रकाश, ध्वनि और विद्युत सब्जेक्ट को उन्होंने क्या किया है, पढ़ाए हैं। ठीक है। दूसरा में बोल रहा था कि चुंबकत्व और तरंगे में से कोई भी विषय मेरे अध्यापक द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हैं। यानी वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि चुंबकत्व एंड तरंग जो पेपर है वो उनके अध्यापक द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो हम इसको काट देते हैं, ये पढ़ाया जा रहा है उनके द्वारा। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए क्या ले रहा है, बोल रहा है थर्मोडायनेमिक्स के अलावा मेरे अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने वाले अन्य सभी विषय बहुत ही बोधगम्य और रोचक हैं। उसने बोल रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स के अलावा जितने भी पेपर उनके गुरुजी पढ़ाए, कौन कौन पढ़ाए थे, प्रकाश, ध्वनि और विद्युत पढ़ाए, वो क्या था, वो इंटरेस्टिंग था, बोधगम्य और रोचक था। मतलब इंटरेस्टिंग भी था और जानकारी से परिपूर्ण था, वो था। लेकिन उसने क्या किया, तो लिखो थर्मोडायनेमिक्स के अलावा, थर्मोडायनेमिक्स के अलावा। तो देखिए ये हमारा स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट को आप फिर से पढ़ रहे हैं। गुरुजी ने कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए जिनमें से प्रकाश, ध्वनि और विद्युत के पेपर थे, उन्होंने से पढ़ाया। उसने स्टेटमेंट में बोल रहा है कि हमारे गुरुजी ने चुंबकत्व और तरंग पेपर उनके गुरुजी के द्वारा नहीं पढ़ाया गया। तीसरा बोला कि थर्मोडायनेमिक्स के अलावा मेरे अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पेपर, तो कौन पेपर पढ़ाए थे, प्रकाश पढ़े थे, ध्वनि और विद्युत तो पढ़ाए हैं। ठीक है। वो क्या था, बोधगम्य था और क्या बोलते हैं, ये आपका रोचक था। तो देखिए आपको अगर ऑप्शन में स्टेटमेंट में यह स्टेटमेंट बोला, तो आपका कंक्लूजन में अगर आपको सिर्फ हमको देखना है कि इन तीनों जो स्टेटमेंट दिया इसी को फॉलो करके हमको आंसर देना है, इनके अलावा किसी भी तीसरे चीज़ों पे हमको ध्यान नहीं देना है। ठीक है। बेशक ये स्टेटमेंट सही हो या गलत हो, रियल लाइफ से हमें कोई मतलब नहीं है। जो स्टेटमेंट देना है उसी स्टेटमेंट को हम फॉलो करेंगे, उसके अनुसार आंसर देंगे। तो चलिए अब हमारा ये स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। गुरुजी के द्वारा कुछ विषय पढ़ाए गए जिसमें प्रकाश, ध्वनि और विद्युत पेपर थे। चुंबकत्व और तरंग गुरुजी के द्वारा पढ़ाया नहीं गया। थर्मोडायनेमिक्स के अलावा उन्होंने जितने भी पेपर पढ़ाए कौन, प्रकाश, ध्वनि और विद्युत क्या है, वो बोधगम्य है और क्या बोल रहा है, रोचक। चलिए यहाँ तक स्टेटमेंट हो गया। अब कंक्लूजन में पढ़ेंगे क्या बोल रहा है। पहला, मेरे अध्यापक ध्वनि विषय को बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ाते हैं। तो देखिए इसने क्या है, ध्वनि पेपर तो पढ़ा रहे हैं, ध्वनि तो गुरुजी तो पढ़ाए हैं, और वो बोल रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स के अलावा जितना भी पेपर पढ़ाए रहे हैं वो बोधगम्य और क्या बोलते हैं, रोचक है। तो बिल्कुल सही, ध्वनि पेपर पढ़ा रहे हैं और वो क्या है, रोचक है, इंटरेस्टिंग है। यानी आपका जो निष्कर्ष एक है वो बिल्कुल सही है। चलिए अब दूसरा में पढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि चुंबकत्व और थर्मोडायनेमिक्स नामक विषय मेरे अध्यापक द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हैं। भैया सिर्फ चुंबकत्व तो नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जा रहा है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में गुरुजी को उतना क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से वो नहीं पढ़ा रहे, लेकिन वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं लेकिन चुंबकत्व को नहीं पढ़ाया। तो चुंबकत्व बोल रहा है कि चुंबकत्व और थर्मोडायनेमिक्स नामक विषय मेरे अध्यापक द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हैं। चुंबकत्व तो नहीं पढ़ाए जाते, ये बात बेशक सही है, लेकिन उन्होंने बोला कि थर्मोडायनेमिक्स भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये गलत है। देखिए ऑप्शन स्टेटमेंट 3 में बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, उनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो इंटरेस्टिंग है। यानी इस पेपर को पढ़ा रहे लेकिन ये इंटरेस्टिंग उनके लिए नहीं है, अच्छा तरीके से नहीं बता रहे। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 3 पे हम देखेंगे। यानी तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, तीसरा जो उसका निष्कर्ष है वो क्या बोल रहा है, आप देखिए, मेरे अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने वाले तरंग विषय अधिक बोधमग्न नहीं है। क्या बात है, इसने तो गलत स्टेटमेंट बोल रहा है। देखिए
तीसरा था कि मेरे अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने वाला विषय तरंग अधिक बोधगम्य नहीं है। तरंग तो पेपर जो उसने क्या है वो पढ़ाया ही नहीं है, तो इससे तो स्टेटमेंट से तो इसका कोई मैच ही नहीं कर रहा है। तो स्टेटमेंट से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उसने बोल दिया कि मेरे अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय तरंग अधिक बोधगम्य नहीं है। जब उसने उस विषय को पढ़ाया ही नहीं है तो उसके बारे में डिस्कस करना बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ी वाली बात है, उसका हम लोग चर्चा ही नहीं करेंगे। यानी ऑप्शन भी तीसरा भी गलत है। यानी दूसरा और तीसरा आपका जो ऑप्शन है स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट के अनुसार जो निष्कर्ष था कंक्लूजन, उसको हम लोग ने बारी बारी से अध्ययन कर लिया। अब हम लोग ऑप्शन की ओर चलेंगे कि ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन है केवल एक निष्कर्ष पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। दूसरा में क्या है, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, निष्कर्ष 3 गलत है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि केवल 1 और 3 पालन करता है, वो भी गलत है। ठीक है, अब चौथा है केवल निष्कर्ष 1 और 2, नहीं भैया तो गलत है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ये इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, 23 का ये। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 सैलोलिज्म का प्रश्न है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्या क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सभी सांप पिज्जा है। देखिए क्या बोल रहा है कि सभी का सभी सांप पिज्जा है। पहला कुछ पिज्जा चाय है। तीसरा क्या है, कुछ सांप चाय है। हम आपको इसका डायग्राम बनाना सिखाते हैं। अगर आप डायग्राम बनाने जाएंगे तो आपका काम 50% तो आसान हो गया। आप कैसे बोले, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सभी सांप पिज्जा हैं। ये जितने के जितने सांप हैं वो सभी के सभी क्या है, पिज्जा है। ये आपका देखिए ये हो गया स्टेटमेंट। दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ पिज्जा चाय है। सपोज दैट हम पिज्जा को चाय के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसके अनुसार स्टेटमेंट 2 के अनुसार हमें पिज्जा को चाय के साथ कनेक्ट दिया, कुछ चाय पिज्जा। ऑप्शन नंबर यानी को तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कुछ सांप चाय हैं। अब कुछ सांप क्या है, चाय है, सांप चाय है। क्या यह स्टेटमेंट शोभा दिया? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर आप इस तरह से बनाए तो भाई चाय एक जगह, अब इसी चाय को सांप में भी डालना है, पिज्जा में 2 जगह तो हमने बना दिया स्टेटमेंट अलग अलग करके, तो ये आपका गलत हुआ। अब देखिए इस स्टेटमेंट को डायग्राम और फिर से कैसे बनाते हैं, हमने आपको बनाना सिखा रहे किस तरह से। अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। आप देखिए सभी का सभी सांप क्या है, सभी के सभी सांप जो है वो क्या है, पिज्जा है, हमने ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि कुछ पिज्जा सांप है, और तीसरा कह रहा है कुछ सांप चाय है। देखिए अगर हम यहाँ पे चाय दे देते हैं तो स्टेटमेंट 2 और 3 तीनों, पहला बोल रहा है कुछ सांप पिज्जा है, बिल्कुल सही। दूसरा बोल रहा है कि कुछ पिज्जा चाय है, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट में आपका डायग्राम सही। और तीसरा बोल रहा है कुछ सांप चाय है, बिल्कुल सही, हमारा डायग्राम सही बन गया। अब हम लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे और उसके अनुसार इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है कुछ चाय सांप नहीं है लेकिन वो पिज्जा है। क्या ऐसा बात है? तो कुछ चाय सांप नहीं है, कुछ चाय सांप नहीं है। भैया पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया, ये तो देखते ही गलत हो गया। पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा नंबर जा रहे हैं, क्या बोल रहा है कि कुछ पिज्जा ना तो चाय है और ना ही सांप है। कुछ पिज्जा ना तो चाय है और ना ही सांप है, क्या ऐसा स्टेटमेंट है? नहीं, ये भी नेगेटिव बात कर दिया। और क्या नहीं है, कुछ पिज्जा सांप है और कुछ पिज्जा सांप है बोल रहा नहीं है, नेगेटिव बातें कर दिया, ये भी गलत है। डायग्राम के अनुसार आप देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, एक सेकंड, इसका आपका पहले क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन में क्या था, उस विकल्प का चयन करें जिससे दिए गए कथनों से निष्कर्ष के रूप में नहीं निकाला जा सकता। मतलब गलत स्टेटमेंट को हम लोग इसमें से निकालना था। तो ठीक है, हम लोग इस तरह से डायग्राम बना लिए। अब बोल रहा था कि कुछ चाय सांप नहीं है लेकिन वो पिज्जा है, ये आपका सही हो गया। दूसरा बोल रहा है कुछ पिज्जा ना तो चाय है और ना ही सांप है। कुछ पिज्जा ना तो सांप है ना चाय है, बिल्कुल सही। फिर से आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ये, कुछ चाय सांप नहीं है, कुछ चाय सांप नहीं है, चाय का ये पोर्शन सांप नहीं है, बिल्कुल सही। हमने जो पहले बोल दिया था कि वहाँ पे
क्वेश्चन जो गलत है स्टेटमेंट वो गलत था, सॉरी, उसके लिए हम पढ़ नहीं पाए थे सुबह उस ऊपर में, क्योंकि उसमें लिखा था कि नहीं निकाला जा सकता है, जो गलत था वो स्टेटमेंट आपको फॉलो करना था। तो फिर से हम आपको बता देते हैं इसमें ऑप्शन, कुछ चाय साफ नहीं है, कुछ चाय साफ नहीं है, बिल्कुल सही। देखिए चाय का ये पोर्शन ये पूरा चाय है, तो इधर वाला भाग जो है वो साफ नहीं है, ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन वो पिज्जा है। देखो चाय ये पूरा चाय है, ये क्या है, ये पूरा हमारा चाय है, तो बोल रहा है चाय का कुछ हिस्सा साफ नहीं है, तो सिर्फ चाय का ये जो हिस्सा है ना यही ना साफ होगा, बाकी तो साफ नहीं होगा। बात सही बोला। दूसरा बोला लेकिन वो पिज्जा है, लेकिन देखिए इसका हिस्सा पिज्जा है, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही बोला। और दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि कुछ पिज्जा ना तो चाय है और ना ही साफ, ना ही क्या है साफ है। देखो पिज्जा का ये पोर्शन ये है पूरा का पूरा पिज्जा, तो कुछ पिज्जा, तो पिज्जा का ये भाग जो आ रहा है यही ना चाय है, और पिज्जा का कुछ पिज्जा जो है वो साफ है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सभी पिज्जा या तो चाय है या तो साफ है। क्या सभी पिज्जा साफ है? कुछ पिज्जा साफ है और कुछ चाय पिज्जा है, ना कि सभी पिज्जा या तो चाय है या साफ है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। और चौथा बोल रहा था कि कुछ चाय पिज्जा और साफ दोनों है, तो कुछ पिज्जा चाय और साफ दोनों, ये बिल्कुल सही है। यानी आपको निकालने बोल रहा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या पूछा जा रहा है, फिर आपको वही चीज है लेकिन फिर मैं पढ़ दे रहा हूँ। दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे हो सकती यानी आएगी। क्या आएगा, देखिए आपको यहाँ पे स्टार था दोस्तों, लेकिन हमको टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने त्रिभुजाकार ऊपर में डायग्राम दे दिया, उससे आप माइंड नहीं करेंगे। आपका जो मेन है वो आप उस चीज पे फॉलो करें कि आपको कैसे आएगा। ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो देखिए ये 4 है, 3 है, 13 है, 12 दिया, 2 है, 9 है, 25 और 60 है, उधर 5 है, फिर आपको प्रश्नवाचक दिया है, नीचे में 19 और 15 है। ये आपको डायग्राम एक तरफ से इक्वेशन दिया गया, आप इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए सेम प्रोसेस का प्रयोग करना है। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं कैसे आएगा कि ये 4 और 3 है, ये क्या बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम ऐसा कर देते हैं, पहले देखिए सबसे पहले हम नीचे से लोग करेंगे, इन दोनों को अगर हमने आपस में जोड़ दिया तो 13 और 12 को अगर हम जोड़ दिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि देखिए अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 13 में से 12 जाएगा 1, चलिए यहाँ सही है। इन दोनों का डिफरेंस ले लिया यहाँ पे 1, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे 25 और 60 में अगर डिफरेंस ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, लेकिन यहाँ डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा 7। क्या फॉलो किया? नहीं, ये तो आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी ये बनाने का तरीका बिल्कुल गलत। अब हम लोग जोड़ के तरफ जाएंगे, देखिए 13 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 85 आएगा, 19 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34 आएगा। अब देखिए लाएंगे कैसे, अब ऊपर 4 और 3, अगर हम 4 के स्क्वायर को इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ देंगे तो 25 के बराबर आएगा। कोशिश करते हैं, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 9 25 आ गया, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर ये 25, और इधर हो गया 13 12 25, दोनों तरफ बराबर। अब सेम प्रोसेस को यहाँ भी फॉलो कीजिए, 25 और 60, 25 और 60 कितना हो गया 85। आप देखिए इधर साइड, अगर 2 का स्क्वायर हम कर देते हैं तो क्या हुआ 4, और 9 का स्क्वायर कर देते हैं तो 81, 4 और 81 हो गया 85, यानी यहाँ भी बराबर। एक सेम इक्वेशन को फॉलो करते हुए अब तीसरा भी देखेंगे, सेम प्रोसेस हम प्रयोग करेंगे। 19 और 15 जोड़ दिए तो कितना है 34। अब यहाँ भी 34 आना चाहिए, कैसे आएगा, तो हम देखिए 5 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे देखिए इस सेम प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे, तो नीचे वाले को हमने जोड़ दिया, 19 और 15 कितना हुआ 34, ऊपर में 34 लाना आएगा कैसे, हम 5 का स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम x का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ क्या है 19 और 15, देखो 19 15 कितना 9 5 14 34। अब यहाँ आएगा तो 5 के स्क्वायर कितना है 25, ये x का स्क्वायर आप ले जाएंगे तो कितना होगा 25 घटा दीजिए यहाँ तो कितना होगा 9, x बराबर कितना है 3,
अगर हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 9 कितना हुआ 34। उसी तरह 19 और 15 34, यानी आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।